हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के समक्ष लिमिटेशन एक्ट भारतीय परिसीमा अधिनियम को लेकर प्रेजेंट होगा। यह देखेंगे कि भारतीय परिसीमा अधिनियम कैसी विधि है, इसका क्या प्रभाव है हमारे लॉ के क्षेत्र में, और जुडिशरी में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके मेंस में किस प्रकार इसको आप समझोगे। तो देखते हैं परिसीमा अधिनियम, द लिमिटेशन एक्ट उन्नीस सौ 63, परिसीमा अधिनियम 1963। परिसीमा अधिनियम का सर्वप्रथम भारत में जो एक्ट बना था परिसीमा अधिनियम पे, वह 1859 को बना था। आप जानते हो कि भारत में 1882 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। यह विधि आयोग का काम यह था कि भारत में जो विधियां हो उनको संहिताकरण की जाए, और इसी क्रम में बाद के लाने के संबंध में क्या परिसीमा होगी, वह परिसीमा अधिनियम को कोडिफाई करने का काम किया गया। तो 1859 में पहली परिसीमा विधि बनी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। यह इसके बाद 1877 में परिसीमा अधिनियम आई, फिर 1908 में आई, और फाइनली तौर पे 1963 में परिसीमा अधिनियम, जो आज हम परिसीमा अधिनियम पढ़ते हैं, वह 1963 में बन के तैयार हुई, जो 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति ने इस पर अपना सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, और यह 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ। अब प्रश्न है कि परिसीमा अधिनियम को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था। परिसीमा अधिनियम के बनाने के जो 2 ऑब्जेक्ट बताए गए कि यह निर्धारित किया जाए कि कोई भी वाद या अपील या कार्रवाई आप कोर्ट में लाना चाहते हैं तो वह कितने दिन के अंदर लाएंगे। और आप यह जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े भी होंगे कि विधि जागरूक की मदद करती है, आलसी की नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके अधिकार प्रभावित हुए हैं, तो वह उपचार तभी प्राप्त करेगा जब विद इन टाइम कोर्ट में अपना वाद रखता है। अगर परिसीमा अधिनियम नहीं होती तो फिर क्या होता, काफी लंबे समय से जो वाद हेतु उत्पन्न हुए थे, उसके लिए जो उस वाद हेतु से परिचित नहीं है वह भी प्रभावित होता। तो यानी अगर कोई ऐसा ऋण जो आपके फादर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड के ग्रैंडफादर ने लिया हो, फिर उस ऋण के लिए आप लायबल हो जाएंगे अगर परिसीमा अधिनियम नहीं होगी। तो परिसीमा अधिनियम यह बताती है, इसके 2 ऑब्जेक्ट, पहला कि विधि जागरूक की मदद करती है, आलसी की नहीं। दूसरा, लोक नीति के लिए आवश्यक है कि जो वाद हेतु उत्पन्न हुआ उससे आप कितने दिन के अंदर वाद दाखिल कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं या कोई आवेदन कर सकते हैं। तो इसका परिसीमा अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इन वाद या कार्रवाइयों को चालू करने के लिए। तो इस उद्देश्य से परिसीमा अधिनियम को इनेक्ट करना पड़ा। अब परिसीमा अधिनियम हमारी इनेक्ट हुई 5 अक्टूबर 1963 को और लागू हुई 1 जनवरी 1964 को। अब हम देखेंगे कि लिमिटेशन एक्ट का एक्ट 1963 का जो एक्ट नंबर है, वह कहा कि इसका जो एक्ट नंबर है
वह 36 है। और इसमें जो पाठ है, भाग हैं, वह 5 भाग में बटा हुआ है परसीमा अधिनियम। ये जो 5 भाग बताए गए, इसमें कहा गया कि पहला प्रारंभिक या धारा 1 से लेकर 2 तक में दिया गया है। और दूसरा यह कह रहा है कि बाद, इंपॉर्टेंट, बाद अपील और आवेदन, बाद अपील और आवेदन की परिसीमा, यह पार्ट 2 में दिया गया है। परिसीमा यह धारा 3 से 24 तक में दिया गया है। अगला जो पाठ है वह परिसीमा की गणना कैसे होगी, इसकी बात करता है। परिसीमा की गणना कैसे की जाएगी, कब प्रारंभ होगी, इसके लिए धारा 25 से 27 तक में दी गई है। धारा 25 से 27 तक में बताया गया है कि 3 से 12 तक में दी गई है। और यह 13 से 24 तक में दी गई है। बाद और अपील कब प्रारंभ होगी। दूसरा चीज कहा कि जो चैप्टर 4 है, इसमें 25 से लेकर 27 तक में दिया गया है कि कब्जे द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति के संबंध में, कब्जे द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति के संबंध में, कब्जे द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति, यह इसका चौथा अध्याय है। और 5वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है, वह धारा 25 से 28 तक, 28 से 32 तक में दिया गया है, जो प्रकरण के संबंध में, प्रकरण के संबंध में है, मिसलेनियस है। तो यह चैप्टर यानी हमारा जो परिसीमा अधिनियम है वह 5 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग दे रहा है प्रारंभिक खंड, वह धारा 1 से लेकर 2 तक में दी गई है। दूसरा भाग जो कह रहा है कि बाद अपील और आवेदन की परिसीमा के संबंध में, वह धारा 3 से लेकर 12 तक में दी गई है। और परिसीमा काल कब प्रारंभ होगा, यह 13 से लेकर 24 तक में दी गई है। और 24 से 27 तक कब्जे द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति के संबंध में यह चैप्टर 4 में दिया गया है। और 28 से लेकर 32 तक में प्रकरण के संबंध में मिसलेनियस दी गई है। दूसरा यह कहा कि जो परिसीमा अधिनियम है उस पर एक अनुसूची भी है, एक शेड्यूल भी है, और इसमें 137 अनुच्छेद हैं। यह जो शेड्यूल है 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बाद अपील और कार्रवाई के संबंध में परिसीमा काल कब होगी और परिसीमा काल कब प्रारंभ होगी, इसके संबंध में यह बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा लिमिटेशन एक्ट है, इन्हीं खासकर 32 जो धाराएं हैं, इन्हीं को पढ़ा जाएगा कि परिसीमा अधिनियम की जो धारा 32 है, इस संबंध में क्या कहती है। अब देखें कि धारा 1 परिसीमा अधिनियम का, वह यह बताता है कि परिसीमा अधिनियम का जो नाम होगा वह परिसीमा अधिनियम 1963 कहा जाएगा, और यह संपूर्ण भारत पे लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जो एक्ट हैं वह पूरे भारत पे लागू हैं। तो परिसीमा अधिनियम भी पूरे भारत पे लागू है, और यह 1 जनवरी 1964 को लागू होगी, जैसा कि इन्फोर्समेंट डेट है इसका। सेक्शन 2 में, धारा 2 में जो परिभाषा खंड दी गई है, उसमें आप देखें कि 2A में आवेदक को परिभाषित किया गया है, 2B में आवेदन को, 2C में विनिमय पत्र को,
2D में बंध पत्र को, 2E में प्रतिवादी को, 2F में सुखाधिकार को, 2G में विदेशी राष्ट्र को, विदेशी को, 2I में बताया गया है कि 2I में वादी को, 2J में परसीमा काल से क्या तात्पर्य है, 2K में वचन पत्र को, 2L में बाद को, तो इस और 2M में अपकृत को और 2N में न्यास को, यानी न्यासी कौन होगा, यह परिभाषा दी गई है। आपको प्रारंभिक परीक्षा में इन परिभाषाओं में से एक कोई भी या दो आपसे पूछा जा सकता है कि इन परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा में परिभाषित किया गया है, या 2B में आवेदन को परिभाषित किया गया है, या 2B में पत्र को किस में से दिया गया है। अब ये कहा कि आवेदक कौन होगा, आवेदक में कहा कि जो आवेदक है वह प्रार्थी या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे प्रार्थी अपना अधिकार प्राप्त कर रहा है, या कोई ऐसी संपदा जिससे प्रार्थी अपना अधिकार प्राप्त कर रहा है, जैसे निष्पादक के तौर पे, तो वह क्या होंगे, आवेदक होगा। और आवेदन के अंदर अर्जी शामिल है, एप्लीकेशन शामिल है, यह बताया। और 2C में विनिमय पत्र को बताता है। विनिमय पत्र में कहा कि विनिमय पत्र में हुंडी और चेक शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनिमय पत्र के लिए प्रक्रम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 5 में प्रक्रम लिखत अधिनियम की धारा 5 में भी विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया। तो कहा कि विनिमय पत्र एक ऐसा लिखत है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह आदेश देता है कि इस लिखत के विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या इस लिखत के धारक को या इसके आदेशानुसार एक निश्चित रकम का भुगतान कर दे। तो विनिमय पत्र क्या हुआ, विनिमय पत्र यह कहता है कि ए बी को आदेश देता है कि वह सी को या इसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। तो यह क्या हो गया, इस विनिमय पत्र होगा और इसमें 3 पक्षकार होंगे। एक को हम ड्रावर बोलते हैं, दूसरे को ड्रावी, और यह जो पाने वाला है वह पेयी होगा। तो विनिमय पत्र और जो लिमिटेशन एक्ट का धारा 2C परिभाषित किया और वो कहा कि विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक भी शामिल है। अब चेक को भी 2C में जो चेक बताया और चेक की परिभाषा हम एनआईए की धारा 6 में देखेंगे कि एनआईए एक्ट की धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया और यह कहा गया कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर को दे होता है, विनिर्दिष्ट बैंकर को लिखा होता है और जो भुगतान से, जो मांग पर से अन्यथा भुगतान नहीं होता, यानी उसके लिए मांग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिमांड करना पड़ेगा तभी भुगतान होगा। तो विनिमय पत्र, चेक भी एक विनिमय पत्र है, हुंडी भी एक विनिमय पत्र है। हुंडी भी इसी तरह से, यानी जहां आपको 3 पक्षकार मिले, या सामान्यतः विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होंगे। चेक में देखेंगे तो चेक में और विनिमय पत्र में, यानी धारा 6 और धारा 5 जो एनआईए एक्ट की है, धारा 5 में कहा कि एक जो ड्रावर है वो ड्रावी को आदेश देगा कि आप पेय को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दें। अब इसमें जो ड्रावी है वह एक व्यक्ति होता है, जबकि
चेक में यही जो ड्रावी है, ऊपरवाल है, वह एक बैंक होता है या बैंकार होता है। तो यह इसमें विनिमय पत्र को बताया। और हुंडी में भी ऐसे ही 3 पक्षकार होते हैं जो विनिमय पत्र से के सिमिलर होते हैं, जबकि एनआईए में हुंडी के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। यह हुंडी पहले था, अब उसका जो हुंडी का जो स्वरूप है वह विनिमय पत्र के तहत है और हुंडी एनआईए एक्ट में मान्य नहीं है। दूसरा यह कह रहा है कि बंद पत्र 2D में बंद पत्र कहा कि एक ऐसा बंद पत्र से एक ऐसा लिखत जो जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धन देने के लिए अपने को आबद्ध करता है, तो वह क्या होगा? बंद पत्र होगा। बंद पत्र भी एक क्या है? एक लिखत है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिए आबद्ध कर लेता है। किसके लिए? कि कोई विशिष्ट कार्य करेगा या कोई विशिष्ट कार्य न करे, जैसी भी स्थिति हो, तो वह एक निश्चित रकम का भुगतान करेगा, तो वह बंद पत्र होगा। प्रतिवादी कौन होगा? तो कहा कि जिसके ऊपर वाद लाया जाता हो या वह संपदा जिसके वजह से उसके ऊपर वाद लाया जा रहा है, निष्पादक के ऊपर भी वाद ला रहा है, जो उस संपदा से, जो उस संपत्ति में हितबद्ध रख रहा है, जिसके ऊपर वाद लाया जा सकता है, तो वह भी प्रतिवादी के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार सुखाधिकार को परिभाषित किया गया। आप जानते हैं सुखाधिकार एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि एक संपत्ति का अधिकार है। जहां संपत्ति रहेगा सुखाधिकार वहीं रहेगा। सुखाधिकार संपत्ति का अधिष्ठायी अधिकार है। संपत्ति के साथ ही यह अधिकार अटैच होता है। अलग से किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाता है जब तक कि वह संपत्ति उस व्यक्ति के पास न हो। जैसे रोशनी का, हवा, पानी का जो अधिकार है वह सुखाधिकार है और यह अधिकार प्रॉपर्टी के साथ अटैच होता है। विदेशी में बताया। 2I में वादी को बताया। वादी कौन होगा? तो कहा कि वादी के अंतर्गत वह व्यक्ति होगा जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है। यानी जिससे और जिसके माध्यम से वाद लाने का जो अधिकार उत्पन्न होता है वह वादी होगा, या वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा या निष्पादक या प्रशासक या अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, तो वह वादी होगा। 2J में परिसीमा काल दिया गया। परिसीमा काल के अंतर्गत वह काल जो अनुसूची में दी गई है कि किसी वाद, अपील या कार्रवाई के संबंध में आप कितने दिन के अंदर वाद या अपील या कार्रवाई संस्थित करेंगे। इसका जो काल है, समय है, वह परिसीमा काल दी गई या अनुसूची में विहित किया गया है। वचन पत्र को बताया गया कि वचन पत्र का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि वचन पत्र को समझना है तो हमें एनआईए एक्ट की धारा 4 को देखनी होगी। धारा 4 कहती है कि वचन पत्र एक ऐसा लिखत है जो लिखत के रचयिता द्वारा किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि को भुगतान करने का बिना शर्त वचन देता है कि मैं एक निश्चित राशि का भुगतान कर दूंगा। यानी वचन पत्र क्या है? वचन पत्र बिना शर्त एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन है। यानी वह क्या होगा? वचन पत्र होगा। वचन पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। जो पक्षकार वचन देता है भुगतान करने के लिए उसको मेकर कहा जाता है, वह मूल ऋणी होता है। और जिसको भुगतान पाना है, जिसके भुगतान करने का वह वचन दे रहा है, वह पेयी होता है, पाने वाला होता है। इस वचन पत्र को प्रोनोट भी कहा जाता है। तो इसको कहा कि वचन पत्र 2K में वचन पत्र को परिभाषित किया गया, बताया गया। और बाद के अंतर्गत क्या होगा? या 2 जो K बताया कि बाद के अंतर्गत
अपील और कार्रवाई सम्मिलित नहीं है। वाद जो वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय में संस्थित की जाती है और वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय में संस्थित की जाएगी तो सीपीसी की धारा 26 कहती है कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से संस्थित किया जाएगा। सीपीसी में भी वाद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया कि हंसराज वर्सेस देहरादून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बाद में यह बताया गया कि वाद का तात्पर्य जो वाद पत्र के माध्यम से संस्थित किए जाएं। और आप जानते हो कि ऑर्डर 4 में वाद पत्र संस्थित करने का दिया गया है कि वाद पत्र कब संस्थित किया गया माना जाएगा, ऑर्डर 4 में। तो वाद का मतलब वाद पत्र के माध्यम से आप जो प्रारंभिक कोर्ट है, जो धारा 15 के तहत जो सक्षम कोर्ट है, उसमें जो वाद आप दाखिल करेंगे तो वह क्या होगा, वाद पत्र होगा। और इसके साथ ही साथ वाद पत्र में ऑर्डर 7 के रूल भी लागू होंगे सीपीसी के। अगला जो इसका जो डिफिनीशन क्लास दिया वह कहा कि अपकृत के अंतर क्या होगा 2M। तो अपकृत एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन सिविल रॉन्ग इसमें संविदा भंग या न्यास भंग सम्मिलित नहीं है। संविदा भंग और न्यास भंग भी क्या है, एक सिविल अपकार है, लेकिन वह टॉर्ट से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉर्ट में जो डैमेज दी जाती है वह पक्षकारों के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि फैक्ट एंड परिस्थितियों, तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इसके लिए इंजूरिया साइन डेनमम और डेनमम साइन इंजूरिया दो सिद्धांत आप जानते हो, बिना हानि की क्षति और बिना क्षति की हानि, दो मैक्सिम काम करता है। अगर आपको क्षति भी ना हो, अगर आपके विधिक अधिकारों का हनन हो, तब भी वह क्या होगा, टॉर्ट होगा, और टॉर्ट के तहत आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेंगे, डैमेज प्राप्त कर लेंगे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज निर्धारित होता है, कंपनसेशन निर्धारित होता है, वह पक्षकार स्वयं करार के द्वारा तय कर लेते हैं धारा 73 के थ्रू, कि परिनिर्धारित प्रतिकर होगी यह। लेकिन अपकृत में जो क्षतिपूर्ति होगी वह पक्षकार निर्धारित नहीं करते, बल्कि वह विधि का काम है, वह कोर्ट का काम है। इसी तरह से 2N में न्यासी को परिभाषित किया गया कि न्यासी कौन होगा। तो न्यासी के अंतर्गत जो न्यास अधिनियम है उसके जो परिभाषाएं दी गई हैं, और इसमें कहा कि बेनामीदार या बंधक की त्रुटि हो जाने के पश्चात कब्जा बनाए रखने वाला या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है। न्यासी कौन होगा, जो न्यासकर्ता के द्वारा किसी संपत्ति को जिसके लिए न्यास की जा रही है उसके संरक्षक के तौर पे, उसके प्रबंधक के तौर पे उसको नियुक्त किया जाता है, जो बेनिफिशियरी के काम के लिए, हितग्राहियों के काम के लिए और उस न्यास की गई संपत्ति के संरक्षण के लिए, देख रेख करने के लिए वह काम करेगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सदोष कब्जाधारी है, अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्जा कर लेता है तो वह न्यासी नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट में यही परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को आज हमने समझा कि ये परिभाषाएं क्या अर्थ देती हैं और इनका क्या मतलब है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट के अन्य धाराओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।